नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ा रहे थे आपको वर्णमाला, और आपकी वर्णमाला की अभी तक टोटल 4 क्लासें हो चुकी हैं और आज आपकी 5वीं क्लास रह गई है। जो आधी रह गई थी, आपको मैंने कल कराई थी एक क्लास 5वीं, जो मैंने आधा टॉपिक छोड़ दिया था वो आज से आपका कंटिन्यू रहेगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखोगे कि उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण हम करा रहे थे, तो वो आपके यहाँ तक हो गया था, जिसमें आपके क वर्ग, च वर्ग, ट और त प वर्ग के व्यंजनों के बारे में हमने आपको बताया था। और ये बताया था कि उच्चारण किस मुख से, किस जगह से होते हैं और किस प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, अब जो बाकी के व्यंजन रह रहे हैं, जो बाकी के शब्द रह रहे हैं, बाकी के जो वर्ण हैं, अब वो कौन कौन से रह रहे हैं और उनका कैसे उच्चारण होता है और किस प्रकार उच्चारण होता है, वो अब इस वीडियो में हम देखेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो सब वर्ण रह रहे हैं बाकी, वो कौन कौन से हैं। वो आपके हैं क, ख, ख, ग, ज और फ। दोस्तों, इसमें अगर हम इसके आगे ये बिंदु लगा दें, और इन बिंदुओं को हम क्या बोलते हैं? नुक्ता। नुक्ता बोलते हैं। और ये आपके जो शब्द हैं वो कौन से शब्द हैं? ये आपके जो शब्द हैं वो हैं आपके अरबी और फारसी। अरबी और फारसी, इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? अरबी और फारसी शब्दों में इसका हम प्रयोग करते हैं। अरबी और फारसी शब्दों में इसका हम प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें जो ये आपकी क्या है, लिखिए, ये आपकी क्या है। तो इसमें आप एक हेडिंग बना के लिख सकते हैं, नई विकसित ध्वनियां। नई विकसित ध्वनियां, इन्हें हम क्या बोलते हैं? नई विकसित ध्वनियां। इन्हीं को कहते हैं। इन्हें मित्रों क्या बोलते हैं हम? क ख ग ज फ। अगर इसमें ये बिंदु लग जाए, जो नुक्ता वाले होते हैं, जो अरबी फारसी शब्द होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं नई विकसित ध्वनियां। क्या बोलते हैं? नई विकसित ध्वनियां। और इनका सबसे पहले प्रयोग, इनका सबसे पहले प्रयोग, इनका सबसे पहले प्रयोग किसने किया? दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले जो एसआई का जो एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे पहले नई विकसित ध्वनियों का विचार किसके मस्तिष्क में आया। ये आपके यूपी एसआई के उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किसके मस्तिष्क में ये विचार आया था। तो ये सबसे पहले इसका जो प्रयोग किया था वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इसका प्रयोग किया था। किसने किया था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। इनका सबसे पहले प्रयोग राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा किया गया, द्वारा
किया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नई विकसित ध्वनियों, जो नई विकसित ध्वनियां हैं उनका सबसे पहले प्रयोग या सबसे पहले इसका विचार किसके मस्तिष्क में आया या किसके द्वारा इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया, तो दोस्तों इसमें सीधा सा है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा आपका इसमें सबसे पहले प्रयोग किया गया। अब इसमें आपके कुछ उदाहरण लेते हैं हम कि उदाहरण किस प्रकार इनको लिखा जाएगा। तो दोस्तों एक तरफ हम हिंदी के शब्द और एक तरफ हम उर्दू के शब्द लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका क। अब क से क्या होता है, क का शब्द हम लेंगे तो क का क्या होगा आपका, क से आपका होगा एक आता है कफ। क्या आता है आपका, कफ। और कफ को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी शब्दों में कफ का क्या उच्चारण होता है, तो इसको हम बोलते हैं बलगम। क्या बोलते हैं हम इसको, बलगम। जो हमारे जो गले में या उसमें वो कफ कफ कहते हैं ना, कफ जम गया है या कफ आ गया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बलगम। और इसी प्रकार अगर इसको उर्दू में बोला जाए, कफ को उर्दू में लिखा जाए और यहाँ पर ये बिंदु लगा दिया तो ये आ जाएगा आपका कफ उर्दू भाषा का शब्द। यानी कि कफ को हम उर्दू में क्या बोलते हैं, हिंदी में हम कफ को बलगम बोलते हैं और उर्दू में हम कफ को क्या बोलेंगे, तो कफ को बोलते हैं हम बटन का हिस्सा। जो हमारी शर्ट होती है, बटन का हिस्सा, जो हमारी शर्ट होती है, जो जिसमें हम बटन लगाते हैं, बटन वाला ये जो कफ होता है, इसमें ये वाला कफ जो होता है बटन को लगाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कफ। उर्दू में क्या बोलते हैं, कफ। अब दूसरा आता है आपका ख। अब ख आता है आपका, और ख से आपका क्या बनेगा, खाना। और खाना को हम हिंदी में बोलते हैं भोजन। क्या बोलेंगे, भोजन। अगर खाना उर्दू में आ जाए, खाना उर्दू में बोला जाए, लिखा जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, उर्दू को, उर्दू में बोलते हैं हम इसको, खाना को कमरा या डिब्बा। क्या बोलेंगे, कमरा या डिब्बा। खाना को हम क्या बोलते हैं, कोई कमरा, बंद कमरा या डिब्बा होता है, उसे हम उर्दू में क्या बोलते हैं, खाना। और हिंदी में क्या बोलते हैं, खाना को भोजन। तीसरा आपका आता है ग। और ग से क्या होता है हमारा, ग से आपका होगा गोल। जैसे हम ले लें आपका गोल, तो गोल को हम क्या बोलते हैं अपने यहाँ हिंदी में, वृत्त, सर्कल। क्या बोलेंगे, सर्कल यानी कि वृत्त। और उर्दू में अगर गोल को हम कहें, कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे, गोल को हम उर्दू में अगर कुछ कहें तो क्या कहेंगे, तो गोल को हम उर्दू में क्या बोलते हैं, दल। दल यानी कि समूह, समूह बोले तो ग्रुप। गोल को हम क्या बोलेंगे, ग्रुप। और चौथा आपका आता है ज। क्या आता है, ज। और ज से हम इसमें क्या लिखेंगे, जरा। क्या लिखेंगे, जरा। और जरा को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, बुढ़ापा। क्या बोलेंगे, बुढ़ापा। क्या बोलेंगे, बुढ़ापा। और इस पर उर्दू में अगर उर्दू में आए तो उर्दू में क्या बोलेंगे, उर्दू में इसको जरा को बोलेंगे, उर्दू में इसको क्या बोलेंगे हम, जरा को थोड़ा। क्या बोलेंगे, थोड़ा। कहते ना, जरा सा नमक देना, जरा सी दाल देना, जरा जीरा देना, ये क्या है हमारा उर्दू भाषा का शब्द है। और ये हमारे किसके हैं, हिंदी के। अब आता है आपका फ। और फ को हम क्या बोलेंगे, फ से आता है एक अच्छा उदाहरण है फन। क्या है आपका, फन। और फन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं अपने यहाँ, सांप।
क्या बोलेंगे? सांप का जो फन होता है ना, हम उसे क्या बोलते हैं? सांप। अगर यही फन आपका उर्दू में हो, अगर यही फन आपका उर्दू में हो, तो उर्दू में क्या बोलेंगे? उर्दू में इसको बोलेंगे हम, उर्दू में क्या बोलेंगे इसको? हुनर। क्या बोलेंगे? हुनर। उर्दू में इसको क्या बोलेंगे? फन को हुनर। हुनर। तो मैंने बताया कि हिंदी में कफ को बलगम बोलेंगे, और उसी कफ को अगर उर्दू में बोला जाएगा तो बटन का एक हिस्सा होता है, जो हम यहाँ पर ये कफ को जो होता है वो बटन लगाते हैं इसमें, वो बटन। और खाना अगर हिंदी में बोला जाए तो खाना को हम बोलेंगे भोजन, जो खाने वाला होता है, खाते हैं हम इसको, उसको हम खाने को हिंदी में क्या बोलेंगे? खाना को भोजन। और उर्दू में बोला जाएगा तो उर्दू में क्या बोला जाएगा? कमरा या डिब्बा। इसी प्रकार गोल को अगर हिंदी में बोलेंगे ना, व्रत होता है यानी सर्कल, और उर्दू में गोल को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? दल, यानी कि समूह, ग्रुप। ज से जरा आता है, जरा को हम हिंदी में बुढ़ापा बोलते हैं, और जरा अगर उर्दू में बोला जाए तो उर्दू में जरा को क्या बोलते हैं? थोड़ा, तनिक। इस बार हिंदी में फन को हम सांप बोला जाता है, और उर्दू में फन का हुनर। यानी कि अगर नुक्ता लगा होगा हिंदी शब्दों में, अगर उसका नुक्ता का प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ बदल जाता है। हिंदी शब्दों की अपेक्षा नुक्ता लगने पर उन शब्दों का क्या हो जाता है? अर्थ बदल जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है आपका, इसके बाद आएगा आपका कि क ख ग ज फ का हम उच्चारण कहां से करते हैं? उच्चारण कहां से करेंगे? तो क, ख, ग, ज, फ, इनमें नुक्ता लगा देंगे। तो इनका उच्चारण हम कहां से करेंगे? तो सबसे पहले आता है आपका ज। ज का उच्चारण हमने आपको बताया था कि ज का उच्चारण कहां से करेंगे, तो आपको मैंने बताया था कि विवाह ईयस ऋषि लासज। क्या करेंगे? लासज। यानी कि विवाह ईयस का हुआ, ईयस का फिर क्या हो गया? ऋषि बन गया, और ऋषि बन के क्या हो गया? लास जैसा। तो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, अगर आपने देखा हो, ये रहा विवाह ईयस का हुआ, ईयस होकर ऋषि बन गया, और लास जैसी उसकी क्या होगी? हालत। क्या हो गई? हालत। तो यह ज किस में बताया मैंने आपको? दंतव्य, यानी त वर्ग के व्यंजन में मैंने आपको बताया था ज का यूज करते हैं। तो ये किस में आ जाएगा? आपका दंतव्य, यानी कि दंत वाले में। लेकिन ये आपका व्यंजन हिंदी भाषा का है, और हमने उसमें जा नुक्ता लगा के लगाया है, नुक्ता यानी बिंदु लगाया है, जिसे हम नुक्ता बोलते हैं। तो वो आपका उर्दू शब्द है, और उर्दू शब्द में अगर उसका हम यूज करेंगे तो उसको जिह्वा, यानी कि जिह्वा, जीव के मूल से उच्चारण करेंगे। तो जीव का जो जड़ होती है जीव की, वहां से हम इसका उच्चारण करते हैं। जिह्वा यानी कि जीव से, जिह्वा यानी कि जीव से। सॉरी, जा का तो हम दंत से करेंगे, मैंने बताया का किससे करेंगे? जा का हम दंत से करेंगे, जा का दंत से करेंगे, क्योंकि लास्ट जैसा मैंने बताया था, तो वो दंत से करेंगे। और क ख ग, क ख का हम करेंगे उच्चारण, तो कहां से करेंगे? जिह्वा यानी कि जीव के मूल उच्चारण से। किससे करेंगे? मूल उच्चारण से इसका जीव के मूल से उच्चारण करेंगे। किससे करेंगे हम? क ख ग ज का हम जीव के जो मूल, जो जीव का जो जड़ होती है, जीव के मूल से इसका उच्चारण करेंगे। इसलिए से इसको हम क्या कहते हैं? अलिजिह्वा। क्या बोलते हैं? अलिजिह्वा या जिह्वा मूल्य, अलिजिह्वा। इसलिए इसको हम, इसलिए इसको
अलजिह्वा या जिह्वा मूलीय, अलजिह्वा या जिह्वा मूलीय, अलजिह्वा, अलजिह्वा या जिह्वा मूलीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अलजिह्वा या जिह्वा मूलीय इनको कहते हैं। अब फ मैंने आपको बताया था कि फ का, फ ये वाला कौन सा फ है? ये वाला फ आपका किस में आता है? प वर्ग के व्यंजन में आता है फ, और जिसका हम कहां से उच्चारण करते हैं? होठों से, ओष्ठ से। लेकिन ये हिंदी वाला फ है और वो आपका कौन सा है? फ उर्दू भाषा का, अरबी फारसी भाषा में से आपका वो फ आता है। तो उसका उच्चारण तो मैंने बताया था व का और फ का, व और फ का यूज हम कहां से करेंगे? दंतोष्ठ से। किससे करेंगे? दंतोष्ठ से। कहां से करेंगे? दंतोष्ठ से इसका हम उच्चारण करेंगे, व का और फ का। इतना आपका मैंने बताया कि कौन कौन से व्यंजन, कौन कौन से स्वर और कौन कौन से जो शब्द वो वर्ण होते हैं उनका उच्चारण हम कहाँ से करते हैं, ये सारे मैंने आपको अभी 2-3 क्लासों के माध्यम से बताया। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, आपको उसका आंसर देना है कि ये किस वर्ग के व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना? जैसे मैं आपको देता हूं सबसे पहले ख, र, ल, इनका जो वर्ग होता है वो और कहां से इसका उच्चारण करते हैं, तो आप कमेंट में बताइए कि इनका उच्चारण और किस वर्ग में आता है। आप उच्चारण बताइए कि इसका उच्चारण हम कहां से करते हैं। तो देखिए दोस्त, ख का हम जो उच्चारण करते हैं तो ये आपका पता है कि आपका सबसे पहले क वर्ग के व्यंजन में इसका प्रयोग आता है। कौन से में? क, ख, ग, घ, अण, और इसके साथ किसका आता है? विसर्ग का। और इसके साथ आपका दो ये आते अ, आ और विसर्ग, ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इनका यूज हम कहां से करते हैं, ये मैंने आपको वीडियो में बताया था। इसका यूज हम कहां से करते हैं? कंठ से। कहां से करेंगे? कंठ से। इसी प्रकार र आता है, र का हम कहां से करेंगे? तो र आपको मैंने बताया था कौन से में आता है, तो र आपका जो आएगा वो आएगा दंत। कहां आएगा? दंत। ये हम कहां से करेंगे? दंत द्वारा उच्चारण इसका हम करेंगे। रा नहीं, सॉरी, ला का। ला का हम कहां से करेंगे? दंत से। रा का हम करेंगे मूर्धन्य से। कहां से? मूर्धन्य से। देखिए, ला मैंने आपको बताया था कि ल स ज यानी लाश जैसी। तो ल का हम कहां से करते हैं? दंत से। तो मैंने आपको बताया था कहां से करते हैं? दंत से। तो ल का हम कहां करेंगे? दंत से। और इसी के साथ हम किसका करेंगे? त वर्ग के जितने भी व्यंजन होते हैं, त, थ, द, ध, न, ल, स, ज, इन सब का यूज हम कहां से करेंगे? प्रयोच्चारण कहां से करेंगे? हम दंत से। इसके बाद मैंने बताया आपको र। तो र का जो करेंगे हम वो कहां से करेंगे? वो आएगा आपका ऋषि। कहां से आएगा? ऋषि। ऋषि वाला मैंने बताया था कि ईयस वाले में बताया का र का उच्चारण कहां करेंगे? ऋषि। मैंने बताया ना ईएस का विवाह हुआ ईएस का, और ईएस बन के क्या हो गया? वो ऋषि।
री र, री सी, री र स। तो ये आ जाएगा आपका र, किस में आ जाएगा? मूर्धन्य में। तो किस में आ जाएगा? मूर्धन्य में। और ये किस में आता है आपका? ट वर्ग के व्यंजन में। ट, ठ, ड, ढ और ण, इसी में आ जाएगा आपका री, र और स। तो इसमें आ जाएगा मूर्धन्य में। ठीक है मेरे दोस्त, इतना आपका मैंने बताया। आशा करता हूं कि आपको इतना समझ आया होगा। और इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, आता है आपका प्राणत्व। किसके? प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। इसके बाद आता है आपका प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण आएगा आपका। और प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण हम किस प्रकार करेंगे? तो ये आपको बता दूं दोस्त कि प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण दो तरीके से होता है। और वो दो तरीके कौन से हैं आपके? एक तो आता है अल्प प्राण व्यंजन और दूसरा आता है आपका महाप्राण व्यंजन। एक आता है आपका अल्प प्राण व्यंजन और एक आता है महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन में और अल्प प्राण व्यंजन में क्या अंतर है? तो आप वो यहाँ देखिए। अल्प प्राण व्यंजन में सबसे पहले आता है कि जिनके उच्चारण में कम श्वास खर्च हो, यानी कि अल्प प्राण होते हैं जिनके उच्चारण करने में हमारी सांस कम खर्च हो, श्वास जो है कम खर्च हो, वो हमारे क्या होते हैं? अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। या कम प्राणवायु की आवश्यकता हो, जिनके उच्चारण में कम प्राणवायु की आवश्यकता हो, वो आपके कौन से होते हैं? अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं दोस्त? वो होते हैं आपके फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ वाले, प्लस अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन आपके कौन कौन से होते हैं? वो मैंने आपको बताया, य, र, ल, व, ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और इसके बाद मैंने बताया आपको एक ड़, अण, एक अण, अणा होता है आपका। और जो जितने भी स्वर होते हैं, मैंने आपको 11 स्वर बताए थे, तो सभी स्वर आपके किस में आएंगे? अल्प प्राण व्यंजन में 11 स्वर आएंगे। और थर्ड, फर्स्ट और फिफ्थ, फर्स्ट में आपका कौन कौन सा आएगा? क, च, ट, त, प। और थर्ड में आपका आएगा ग, ज, ड, ग, ज, द, ड, द और ब, ये आपके थर्ड में आएंगे। और फिफ्थ वाला आपका आएगा ण, और यहाँ ण, न, म, ये आपके कौन से होते हैं? अल्प अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। तो टोटल इनकी जो संख्या होती है वो आपकी होती है 31। कितनी होती है दोस्त? 31 होती है। अल्प प्राण व्यंजन की जो संख्या होती है टोटल, वो आपकी 31 होती है। टोटल संख्या 31 अल्प प्राण व्यंजन की होती है, जिसमें 4 अंतस्थ व्यंजन और 11 स्वर और फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ वाले ये, और एक ण होता है। तो इनको आप जोड़ोगे तो ये 11 और प्लस 1 12, 12 और 4 16, और 16 और ये आपके हो जाएंगे 5 और 10, और ये टोटल आपके हो जाएंगे 31। ठीक है दोस्त। इसके बाद आता है आपका महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन क्या होता है दोस्त? महाप्राण व्यंजन आपका होता है कि जिनके उच्चारण में अधिक श्वास खर्च हो। अल्प प्राण में कम श्वास खर्च होती है, और अल्प प्राण महाप्राण व्यंजन में जिसमें सांस अधिक खर्च हो, महाप्राण में यानी कि जिनके उच्चारण में अधिक श्वास खर्च हो, अधिक प्राण वायु की आवश्यकता हो, उन्हें हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जिनकी जो कुल संख्या होती है महाप्राणों की, वो आपकी 15 होती है। और 15 कौन कौन सी होती है? तो हमने आपको बताया कि अल्प प्राण में फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ आते हैं। तो रहे बचे कौन से? सेकंड और फोर्थ बचे। तो सेकंड और फोर्थ आपके महाप्राण में आ जाएंगे। घ, झ, ड, ध, भ और ख, छ, ठ, थ, फ, ये आपके महाप्राण व्यंजन में आ जाएंगे। इनका उच्चारण अगर आप करोगे तो इनमें थोड़ा बोलने में, उच्चारण करने में अधिक समय, अधिक श्वास की खर्च होती है हमारी। और अल्प प्राण वाले व्यंजनों का अगर आप उच्चारण करोगे तो इनमें श्वास कम खर्च होती है। तो इसलिए हम इनको अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन कहते हैं। कुल अल्प प्राण आपके 31 होते हैं और कुल महाप्राण आपके 15 होते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि प्राणत्व के आधार पर, और आपको मैंने बताया कि उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण इस वीडियो के माध्यम से। आशा करता हूं कि आपको उच्चारण के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण समझ आया होगा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी
कमेंट या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, जिसका जवाब आपको अवश्य दिया जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, पार्ट 6 के साथ, जो कि आपका लास्ट पार्ट रहेगा वर्णमाला के अंदर। उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा वर्णमाला के, टोटल क्वेश्चन, और टोटल उसका एक ऐसा उदाहरण दूंगा पूरी वर्ण, जिसमें पूरी वर्णमाला समाहित होगी, जिसमें आपको अवश्य जो आपका जो कुछ रह रहा होगा वो उसके माध्यम से आपको पूरा समझ में आएगा। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे इसके आधार पर जितना मैंने अभी आपको वर्णमाला कराया है और कल की क्लास में जो कराऊंगा, उसके बाद आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वर्णमाला के अंतर्गत वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ कराऊंगा, और आपकी वर्णमाला 2 दिन बाद समाप्त कर दी जाएगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।